Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अब सबको अच्छे से समझ में आएगा ये कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं स्वैप्स। दूसरा जो प्रोडक्ट होता है डेरिवेटिव उसको हम कहते हैं वारंट। तीसरा जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। चौथा जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं फ्यूचर्स। पांचवा जो प्रोडक्ट होता है इसे हम कहते हैं ऑप्शंस। और ये 5 तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ये डेरिवेटिव मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। अब जो अंडरलाइंग एसेट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। तो यानी फैक्टर्स, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है शेयर, जिसे हम इक्विटी भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है कमोडिटी। तीसरा होता है बॉन्ड। चौथा होता है एक्सचेंज रेट। और पांचवा होता है इंटरेस्ट रेट। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसा अभी हमने कुछ देर पहले समझा, इनकी वैल्यू कौन तय कर रहा है? यानी इनमें कोई भी चेंज आता है तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यही अभी तक पढ़ा है हमने, ठीक है। तो इनकी वैल्यू किस पे रिलाई करती है, डिपेंड करती है? अंडरलाइंग एसेट्स। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी से एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, आपने एक शेयर का नाम सुना होगा। वैसे तो एफएनओ में बहुत सारे शेयर हैं, बट एक सबने आईटीसी का नाम जरूर सुना होगा। तो आईटीसी का फ्यूचर भी है और आईटीसी का ऑप्शन भी है और आईटीसी का शेयर भी है, ठीक है। तो अब आईटीसी का शेयर समझो, मान लो 400 रुपए चल रहा है एग्जांपल के लिए। तो ये आईटीसी का करंट मार्केट प्राइस है और यहां से आईटीसी चला जाता है 450 रुपए एग्जांपल के लिए। तो आईटीसी का फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी तो 400 से 450 जाएगा, क्योंकि ये तय करेगा कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको इनकी वैल्यू तय करने के लिए इनको रिसर्च करना पड़ता है। तो इनमें कोई भी चेंज आता है तो इन सब की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है, इसीलिए इनको बोला जाता है अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? इसी तरह से कमोडिटी में समझो, गोल्ड है कमोडिटी। तो गोल्ड की अगर प्राइस में कोई भी चेंज आएगा तो उसकी वजह से गोल्ड का फ्यूचर ऑप्शन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली बॉन्ड भी वैसे ही काम करता है कि बॉन्ड के जब इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो इक्विटी मार्केट में सारे एसेट क्लास चेंज हो जाते हैं। सेम एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट के साथ होता है। जब ये दोनों चेंज होते हैं तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कट शॉर्ट, ये जो अंडरलाइंग एसेट्स है ये तय करेंगी कि इन सबका प्राइस क्या होने वाला है। बॉन्ड गवर्नमेंट भी होते हैं और कॉर्पोरेट भी होते हैं, ये थोड़ी है। ये कहां पे लिखा है देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन केवल इनके होते हैं दोनों के। ये कैसे इनको चेंज करेगा ये पूछ रहे हो? तो ऐसे समझो, आपने देखा है कि जब भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो मार्केट कहां जाती है? नीचे। अभी देखा आपने कि पिछले 2 सालों में इंटरेस्ट रेट जब इंडियन मार्केट में बढ़े, अमेरिकन मार्केट में बढ़े, तो उसका इंपैक्ट क्या आया दूसरी मार्केट पे? मार्केट नीचे आ गई। तो जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। अब स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन भी तो काम कर रहे हैं, तो वो भी नीचे आएंगे। इसी तरह से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो एक्सचेंज रेट हमारे लिए फेवर में नहीं काम करता, अगेंस्ट में काम करता है। क्योंकि रुपया क्या होता है, डेप्रिशिएट हो जाता है ना। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, समझ रहे हो? फर्क पड़ेगा ना। अच्छा, इकोनॉमिक्स किसने पढ़ी है मेरे को बताओ? किसी ने नहीं पढ़ी? तुमने पढ़ी है? पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में? इंटरेस्ट रेट को हम जब चेंज करते हैं तो कब चेंज करते हैं? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। और महंगाई को कंट्रोल करके हमारी परचेजिंग पावर इफेक्ट हो जाती है। अगर मानो हमारे देश में महंगाई है तो आप कैसे कंट्रोल करोगे उसको? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के ना। अब ऐसे समझो, चलो एक इन्फ्लेशन घटेगी उससे जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे, ठीक है। तो उससे तुम्हारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी ना। तो परचेजिंग पावर जब कम हो जाएगी तो तुम पहले से कम खरीदारी कर पाओगे। तो अब पैसा कहां से आता है? मान लो तुम अगर एक एंटरप्रेन्योर हो तो तुम क्या करोगे? तुम पैसा कहां से लाओगे बिजनेस करने के लिए? बैंक से ही तो लाओगे। तो बैंक का पैसा जब महंगा हो जाएगा तो तुम कम खरीदारी करोगे, यानी कम लोन लोगे। कम लोन लोगे तो उससे क्या होगा? कम रोजगार पैदा होंगे। तुम एक्सपेंशन नहीं करोगे, जिससे कि लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी। तुम कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे। नमस्कार दोस्तों,
क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे खरीदारी कम हो जाएगी और खरीदारी कम होते ही क्या होगा, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट है ना, ये ऐसे इंपैक्ट करते हैं इन सब प्रोडक्ट्स को। नहीं, देखो बॉन्ड का तो प्राइस होता है, ठीक है, तो बॉन्ड तो एक प्रोडक्ट ही एक तरह से, ठीक है, पर ये दोनों जो है डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। बट ये जो चीजें होती हैं वो कैसे डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, देखो एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि आपने मुझे सामान दिया और मैंने आपको बदले में सामान दिया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप जितना भी इंपोर्ट करते हैं वो किस करेंसी में करते हैं, डॉलर में करते हैं। अब ऐसा समझो कि $1 आज के समय में हमारे इंडियन रुपीस के अगेंस्ट पे कितने का आता है, 87 रुपीज समथिंग का। तो आज अगर हम $100 का कोई भी सामान मंगाते हैं तो हमें इंडियन रुपीस में कितना पैसा देना पड़ता है, 8700 रुपीज। अब मान लो कि डॉलर अगर महंगा हो गया और हमारा रुपया डेप्रिशिएट हो गया तो $100 के लिए अब हमें चुकाने हैं 90 मान लेते हैं 9000 रुपए। तो अब डॉलर जब महंगा हो गया तो रुपया सस्ता हो गया और रुपए के सस्ते होने की वजह से 300 रुपए हमने ज्यादा खर्च करे इस बारी, है ना। तो इसी को कहते हैं एक्सचेंज रेट, कि आपने 100 रुपए का सामान मंगाया $100 का, बदले में पहले आप दे रहे थे 8700 रुपीज और इस बारी दे रहे हो 9000 रुपए। तो ये एक्सचेंज रेट है आपका। ठीक है, और ये कब घटता बढ़ता है, इन्फ्लेशन के साथ, रुपए की करेंसी। ये बेसिकली ना सारे इकोनॉमिक फैक्टर से चलते हैं चीजें। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक फैक्टर चेंज होते हैं ना, वैसे वैसे ये चेंज होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमारे देश में, अब हालांकि ये मैं करेंसी मार्केट में आपको पढ़ाने वाला हूं तो वहां डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना, अभी क्योंकि दिमाग मेरा कहीं और है, बात सिर्फ आपसे कर रहा हूं। हर एक कंट्री का फोर्थ पिलर कौन सा माना जाता है, इकोनॉमी का फोर्थ पिलर कौन होता है, कौन जवाब देगा। किसी भी इकोनॉमी का फोर्थ पिलर कौन होता है, एक तो आपका संविधान ही है, चौथा कौन सा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम फोर्थ पिलर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी इकोनॉमी केवल और केवल इसी पर चलती है। ऐसा समझिए कि आपकी कंट्री में क्रूड तो होता नहीं है, और होता है तो सिर्फ 15% होता है, 85% तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। अब हमारी पॉपुलेशन 145 करोड़, अब 145 करोड़ की पॉपुलेशन को 15% ऑयल जितना प्रोड्यूस होता है उतना तो एडिक्वेट है नहीं। तो अगर आपको मान लेते हैं पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी तो आप कहां से लेंगे, दूसरी कंट्री से लेंगे। अब दूसरी कंट्री मना कर देती है, मैं देती नहीं आपको पेट्रोल, क्या करोगे फिर। हमारी कंट्री में क्या होगा, गृह युद्ध, सिविल वॉर शुरू हो जाएगा पेट्रोल के लिए। आप जहां भी पेट्रोल के साथ मिलेंगे आपको धर दबोचेंगे लोग और पेट्रोल छीन लेंगे। ऐसे ही होगा ना, पाकिस्तान में देख सकते हैं आप, ऐसे ही चल रहा है। अब ये ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आपकी कंट्री में वो सारी सुविधाएं आपको मिले जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी जरूरतें हैं। तो हमारी कंट्री में क्या होता है, क्योंकि हमारी कंट्री में हम पेट्रोल को यूज करते हैं पर प्रोड्यूस नहीं करते हैं जितना यूज करते हैं, तो जो जरूरत का पेट्रोल होता है वो हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से गल्फ कंट्रीज में फसलें नहीं होती हैं, तो वो क्या करते हैं, खाने पीने की चीजें हमारी जैसी कंट्रियों से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही तो होता है। तो दुनिया किस पे चलती है, कॉरपोरेशन पे चलती है, इसी को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब मैं आपसे शत्रुता निभाऊं तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो चीजें हैं वो मेरी कंट्री में ना बिके। ठीक है, जब मैं ये करना चाहूंगा तो आप भी बदले में ये करेंगे कि जो मेरी जरूरत की चीजें वो आपको महंगी मिले, ऐसे ही करेंगे आप। तो इसको कहते हैं ये जो ड्यूटी वॉर चल रहा है ना आज के टाइम पे, ये टैरिफ वॉर चल रहा है, ये इसी की वजह से चल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमारे मार्केट में आप सामान बेचते हो सस्ती कीमत पे और हमारा सामान बिकने नहीं देते हो सस्ती कीमतों पे, क्योंकि इंडिया में जो महंगी वाली गाड़ी, जैसे टेस्ला की गाड़ी अमेरिका में बहुत सस्ती आती है, पर हमारी कंट्री में वो 3 से 4 गुना महंगी हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी 100% से ऊपर है लग्जरी चीजों की।
अब डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि भाई हमारी इकोनॉमी में जब चीजें बनेंगी और हम तुम्हें बेच ही नहीं पाएंगे तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी। तो ये तो गलत बात है कि तुम हमारी चीजों पर जो ड्यूटी है वो ज्यादा लगाते हो और हमारी जो ड्यूटी होती है वो लगने नहीं देते हो, क्योंकि हम तो तुम्हें डेवलप्ड कंट्री समझ के ड्यूटी लगाते नहीं है। तो ये तो फेयर डील नहीं है ना। तो वो क्या कह रहा है कि अब जैसा तुम हमारे साथ करोगे हम भी वैसा करेंगे। तो अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी कमोडिटी पर हमारी ड्यूटी 50% है तो अमेरिका भी 50% ड्यूटी लगा देगा। तो अब ये समझना है कि अमेरिका का व्यापार हमारे और हमारा व्यापार अमेरिका से कितने बिलियन डॉलर का है। तो हम अमेरिका से करते हैं 100 बिलियन से ज्यादा डॉलर का व्यापार और अमेरिका हमसे करता है केवल 20 बिलियन से ज्यादा का व्यापार। तो 80 बिलियन का डेंट तो हमें लगेगा। तो हम अगर ड्यूटी बढ़ाएंगे तो ये किसके लिए बुरा है? हमारे लिए बुरा है ना। और देखो यार, मैं कहता हूं टेस्ला की गाड़ियों पे आप 50% को टैक्स कर भी दो तो कितने लोग खरीद रहे हैं 1 करोड़ की गाड़ी। समझो ना बात को। तो हमारे लिए ये समझदारी वाली बात नहीं है टैक्स लगाना। तो यही वॉर चल रही है दुनिया में। अब चाइना और अमेरिका की तो जेन्युइन लड़ाई है भाई, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ा मार्केट है और अमेरिका भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो पिछले जो 2018 में इन्हें टैरिफ वॉर छेड़ी थी, 600 बिलियन डॉलर की ड्यूटी दोनों तरफ से लगी थी, यानी 1200 बिलियन डॉलर की। तो हमारे लिए तो देखो विन विन सिचुएशन है। मोदी साहब जो है मेरे को लगता है काफी अच्छे डिप्लोमेटिक है, तो वहां पे जाकर वो कुछ ना कुछ दोस्ती यारी निभाएंगे। और बोला ही है उन्होंने तो जैसा, तो मोदी तो हमारा दोस्त है। तो लेट्स सी, मुझे नहीं लगता इंडिया पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। पर चाइना तो एक्चुअली में चाइना को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उनका जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट 600 बिलियन से ज्यादा का है। तो हमारा तो है ही, जैसा मैंने बोला, 100 बिलियन का। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। देखो अभी ना आपको हाइपोथेटिकली सिर्फ समझना है, कंसेप्ट समझना है, करना कैसे है वो तो बात की बात है। समझोगे तब तो करोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप हैवी ड्राइवर हो, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाते हो। भाई गाड़ी तो तब चलाओगे जब सीखोगे गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाना थोड़ी ना 200 की स्पीड में सीखा जाता है, सीखा तो पहले गियर में ही जाता है। तो ये सिर्फ सीखने के लिए कंसेप्ट है, करना नहीं होता। ये आ रही मेरी बात समझ में? दोबारा समझो, नहीं समझ में आया तो। देखो हेजिंग का पर्पस क्या होता है? हेजिंग का पर्पस होता है कि आपका लॉस ना हो, ठीक है, आपका प्रॉफिट हो। ये बिल्कुल इसका क्या है? मकसद नहीं है। आपका लॉस ना हो ये मकसद है। तो आप हेजिंग से क्या कर रहे हैं? लॉस को बचा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, लॉस बचेगा तभी तो प्रॉफिट कमा पाओगे। लॉस में पैसा दे दोगे तो प्रॉफिट कैसे आएगा? आएगा क्या? तो हेजिंग का पर्पस क्या है? लॉस को बचाना, प्रॉफिट करना नहीं। अब जब कभी भी लॉस बच जाता है तो प्रॉफिट की शुरुआत होती है। अब यहां पर आपने क्या किया? अपने लॉस को बचा लिया। अब बचा लिया तो ऐसा थोड़ी है कि ये 100 रुपए का शेयर 80 रुपए से और नीचे चला जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। अब यहां पर मान लेते हैं कि आपकी कॉस्ट क्या आ गई हेजिंग के बाद? 80 रुपीज। अब अगले 5 दिनों में ये 90 रुपीज चला जाता है, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपीज। तो आपका प्रॉफिट जहां पर पहले 100 रुपए के ऊपर होता, अब 80 रुपए के ऊपर होने लग गया। ये दूसरा फायदा हुआ हेजिंग का, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो गई आपकी, एग्जीक्यूट किया, बिल्कुल, है ना। और ये क्यों किया आपने पता है? ये किया आपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए।
यानी कि हेजिंग क्यों की जाती है? रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। आ रहा है समझ में? और वन मोर थिंग, हम इस पे स्पेकुलेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाना। अब क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे बड़ा पैसा बनाने के लिए आप लोग काम करते हो। आपने कहानियां सुनी हुई है ना कि किसी ने 10 रुपए लगाए थे, वो 10,000 रुपए हो गए। अदानी का शेयर जब 40% गिरा, ऐसी कहानियां सुनी है ना मार्केट में। वो ऑप्शन की तो होती है, ऑप्शन की होती है, पर वो लॉटरियां लगती किसकी हैं? बताइए, चलिए बताइए, सब लोग बताइए, किसकी लॉटरियां लगती हैं? कभी मेट्रो में ट्रैवल किया है? तो मेट्रो में कभी पी कार पे ट्रैवल किया है? सीट मिल जाती है? नहीं मिलती। तो किसको मिलती है सीट? किसी को नहीं मिलती। तो किसको मिलेगी सीट? शाबाश, नहीं, अभी भी नहीं, तूने सही जवाब दिया, पर प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बिगड़ गई। जो वेट करता है। अब समझो, ये जो खेल है ना, ये किस्मत का है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा किस्मत कुछ नहीं होती है, पर किस्मत है केवल 5%। 5% किस्मत है, 80% पेशेंस है, और 15% आपकी लर्निंग है। जो अभी आप सीख रहे हो, ये आपकी लाइफ में केवल 15% ही काम करेगा। 5% आपका लक और 80% आपका पेशेंस, ये काम करेगा। पर ध्यान रखना, ये जो 15% है ना, इसके बिना ना तो ये 80% काम करेगा और ना ही तुम्हारा 5% काम करेगा। इसको 100% करने के लिए तुमने क्या करना है? ये बेसिक है, यानी बेस है लर्निंग। अब सवाल मैं ये क्यों कर रहा था आपसे? इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जो पैसा बनता है ना, वो उन लोगों का बनता है जो मार्केट में 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एक्टिवली स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। क्योंकि उन्हीं के सामने वो न्यूज आती है और उन्हीं को पोजीशन लेने का मौका मिलता है। नहीं तो तुम्हारे दोस्त तो बोलते हैं कि भाई देखा वो 3:30 बजे क्या हुआ, आज मैंने न्यूज देखी थी 3:30 बजे किसी की लॉटरी लग गई। अब वो तुम क्यों नहीं थे लॉटरी वाले? क्योंकि तुम उस वक्त अवेलेबल नहीं थे अपने सिस्टम पर। सोचो, अगर होते तो तुम भी पोजीशन ले रहे होते, पर पोजीशन लेते कहां पर और किस में लेते? कॉल में लेते, पुट में लेते? ये तो तुम्हारी नॉलेज ही बताती तुम्हें। तो नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और फिर उसके बाद तुम्हारी मेहनत। जो तुम 9 बजे से 3:30 बजे तक वेट कर रहे हो कि अब मेरा नंबर आएगा, तो वो नंबर लगाने के लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद किस्मत की बात आ जाती है कि जब आपने ट्रेड लिया तो आपके अकाउंट में पैसा भी था। ये है किस्मत। या आपकी सैलरी क्रेडिट हुई, या पापा ने भेज दिए पैसे, या जो भी XYZ पैसे आ गए कहीं से, तो वो आपकी किस्मत है कि जब वो ट्रेड था तो आपकी किस्मत है। नहीं तो आपने कई लोगों को सुना होगा, वो पैसे बर्बाद कर देते हैं जब मौका आता है, और बोलते हैं यार हमने तो पिछले साल ना, पता है 20 लाख का नुकसान कर दिया, अगर वो 20 लाख रुपए हमारे पास होते हैं ना, तो आज हम 20 करोड़ रुपए बना लेते। भाई ऐसे लोग मैंने बहुत सुने हैं। देखो, मेरा तो काम ही यही है, लोगों से मिलना। लोग मुझे बताते हैं, अपना दुख दर्द बताते हैं, तो यही बताते हैं कि सर पिछले साल ना हमने इतना लॉस कर लिया, और अगर हम पहले पढ़ लेते या सीख लेते तो शायद हम पैसा भी कमा लेते, क्योंकि अब हमारे पास पैसा नहीं है लगाने के लिए मार्केट में। मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए की चीज अगर 20 रुपए की मिल रही है, तो तुम चाहकर भी कब नहीं खरीद पाओगे उसको? जब पैसा नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को? तो यही तो किस्मत है। वो पुरानी कहावत सुनी है तुमने कि एक दादी अम्मा थी ना, तो जब उनके दांत थे तो उनके पास खाने के लिए चने नहीं थे, एंड जब चने आए तो दांत चले गए। तो ह्यूमन लाइफ का भी यही सिस्टम होता है कि जब तुम उतने सक्षम हो जाओगे पैसे कमाने में, तो पैसा नहीं होता हाथ में लगाने के लिए। तो इसलिए समझदारी दिखाओ, और सबसे पहले क्या है, सीखो। सीखने के बाद प्रैक्टिस करो, और पैसों को बर्बाद मत करो। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा। बाकी देखो, तुम लोग पढ़े लिखे समझदार हो, मैं तुम्हें क्या ही समझा सकता हूँ, पर ये तो जरूर मैं बोलना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताइए जरा, यहाँ पर किसी का कोई डाउट है तो सवाल पूछिए। ये स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन की कहानी अभी सुनाई गई थी कि 1 रुपए का 100 रुपए जहां पे बनता है, तो वो स्पेकुलेशन होता है। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा लिखा ठीक नहीं है वो। ठीक है, तो स्पेकुलेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, और स्पेकुलेशन किस में की जाती है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस में की जाती है, उसी को हम स्पेकुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो प्रोडक्ट हैं, ये सबको समझ में आ गया?